सोचिए, एक जमीन जिसे पाने के लिए एक पूरी कौम ने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 4000 साल तक इंतजार किया हो। आज हम उसी सफर पर चलेंगे, एक ऐसे देश के बनने की कहानी जिसके पीछे हजारों साल का संघर्ष, निर्वासन और एक ऐसा सपना है जो कभी टूटा नहीं। ये कहानी सिर्फ एक देश के बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे वादे की है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में है, और एक ऐसे संघर्ष की जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। ये उम्मीद और तबाही की एक मिली-जुली दास्तान है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक प्राचीन धार्मिक सपना 20वीं सदी की एक राजनीतिक हकीकत बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4000 साल पहले, उस जमाने में जब दुनिया के नक्शे पर आज का इजराइल या फिलिस्तीन जैसा कोई नाम था ही नहीं। देखिए, इस जमीन से यहूदियों का रिश्ता शुरू होता है इब्राहिम के साथ हुए एक वादे से कि कनान की भूमि उन्हें दी जाएगी। फिर सदियों बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व में किंग डेविड ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक मजबूत राजनीतिक और आध्यात्मिक सेंटर में बदल दिया। लेकिन फिर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला मंदिर तोड़ दिया गया और यहूदियों के इतिहास का पहला बड़ा विस्थापन शुरू हुआ। और इसी घटना के बाद यहूदी लोगों के लिए अपनी जमीन से बिछड़ने का एक बहुत लंबा दौर शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जो हजारों साल तक चला। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सदियों बाद जब यहूदी लौटे और उन्होंने दूसरा मंदिर भी बना लिया, तो 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने उसे भी तबाह कर दिया। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना ने यहूदियों को अपनी ही जमीन से लगभग पूरी तरह से बेदखल कर दिया और उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये जो लंबा निर्वासन था ना, इसे डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान यहूदी जहां भी गए उन्हें अक्सर बाहरी ही समझा गया और कई बार तो उन पर भयानक जुल्म भी हुए। लेकिन अपनी जमीन से फिजिकली दूर होने के बावजूद उनका जो दिल और दिमाग का कनेक्शन था वो कभी कम नहीं हुआ। ये लाइन, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये 2000 साल की तड़प है, एक उम्मीद है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक पक्का वादा है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर साल यहूदी इस सपने को दोहराते थे कि एक दिन आएगा जब वो अपनी पवित्र भूमि पर जरूर लौटेंगे। फिर आई 19वीं सदी और इसी सदी के आखिर में इस पुराने सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक नया, मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ। इसे नाम दिया गया ज़ायोनिज़्म। थियोडोर हर्ज़ल नाम के एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत को देखा और एक सीधी सी बात कही, यहूदियों को तब तक असली सुरक्षा नहीं मिल सकती जब तक उनका अपना एक देश न हो। तो ज़ायोनिज़्म सिर्फ एक आइडिया नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान था। पहला काम, दुनिया भर के यहूदियों को एक साथ लाना। दूसरा, पैसे जमा करके उस समय के ऑटोमन कंट्रोल्ड फिलिस्तीन में जमीन खरीदना। और तीसरा, अलिया के नाम से यहूदियों के ग्रुप्स को वहां बसाने का सिलसिला शुरू करना। फिर 20वीं सदी में 2 वर्ल्ड वॉर हुए और इन लड़ाइयों ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। और इसी उथल-पुथल के बीच इजराइल के बनने का रास्ता भी साफ होने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकॉस्ट हुआ। ये एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 60 लाख यहूदियों का नरसंहार। इस घटना ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये यकीन दिला दिया कि यहूदियों के लिए एक सेफ जगह की ज़रूरत कितनी ज़्यादा और कितनी ज़रूरी है। इसी माहौल में 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फिलिस्तीन की ज़मीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। अब ये जो प्लान था, इसमें ज़मीन का बंटवारा कुछ इस तरह था। करीब 56% हिस्सा दिया गया यहूदी राज्य को और 43% अरब राज्य को, और यरूशलेम उसे एक इंटरनेशनल जोन बना दिया गया। अब हुआ ये कि यहूदी लीडर्स ने तो इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब लीडर्स और आसपास के अरब देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बस यहीं से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब सदियों का इंतजार खत्म हुआ और एक नए देश ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई।
14 मई 1948 जैसे ही फिलिस्तीन से ब्रिटिश राज खत्म हुआ, डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य के बनने का ऐलान कर दिया। वो 2000 साल पुराना सपना अब एक हकीकत था। लेकिन आज़ादी का ये जश्न सिर्फ एक दिन ही चल पाया। ऐलान के ठीक अगले दिन 5 पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने नए नवेले इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया। और ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक तरफ एक ऐसा देश था जो बस एक दिन पहले ही बना था, जिसके पास कोई ढंग की सेना भी नहीं थी, और दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे 5 देशों की बड़ी और ताकतवर फौजें थीं। 1948 का वो युद्ध इजराइल की आज़ादी के साथ तो शुरू हुआ, लेकिन अपने पीछे 2 बिल्कुल अलग और एक दूसरे के एकदम उलट यादें छोड़ गया। इजराइलियों के लिए ये उनके स्वतंत्रता संग्राम की एक चमत्कारी जीत थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी आज़ादी बचाई, बल्कि 5 देशों के हमले को भी नाकाम कर दिया। ये उनके लिए एक देश के तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने का पल था। लेकिन उसी एक घटना को फिलिस्तीनी लोग नकबा कहते हैं, जिसका मतलब है महाविनाश। उनके लिए ये कोई जीत नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। ये सैकड़ों गांवों के उजड़ने, अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पूरी जिंदगी खो देने की एक दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो उनके दिलो दिमाग में आज भी ताज़ा है। और आंकड़े इस त्रासदी की गहराई को दिखाते हैं। अंदाजा है कि उस जंग के दौरान करीब 7 लाख फिलिस्तीनी या तो अपने घरों से निकाल दिए गए या उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो रातों रात शरणार्थी बन गए। और ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं थी, इसने एक ऐसे मानवीय संकट को जन्म दिया जो आज भी कई पीढ़ियों के बाद भी सुलझ नहीं पाया है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ही जमीन है, एक ही इतिहास है, लेकिन उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक के लिए ये जन्म की कहानी है, तो दूसरे के लिए विनाश की। क्या ये दोनों कहानियां कभी शांति का एक कॉमन चैप्टर लिख पाएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास को तलाश है।